हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके लिए सीबीएसई 2020 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, डिसोल्यूशन इन पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसे आता है और हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कम समय में। साथ में जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो जर्नल एंट्री बेस पे आया था और जो जर्नल एंट्री का मैंने क्वेश्चन करवाया था वो एक नया मेथड यूज कर रहा था। आप उस नए मेथड को भी जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए ये वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सीबीएसई 2020 में डिसोल्यूशन इन पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको हम सॉल्यूशन के साथ करेंगे और बताएंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो बच्चों, आप जैसे देख रहे हो कि जो क्वेश्चन आया है वो लेजर पोस्टिंग वाला क्वेश्चन ही आया, यानी कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाना। जर्नल बेसिस क्वेश्चन आया 2020 एग्जाम के अंदर। तो जर्नल एंट्री वाला जो क्वेश्चन आया है, डिसोल्यूशन इन पार्टनरशिप फर्म के अंदर जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, इसको मैंने बहुत इजी तरीके से अपने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो नंबर 3 के अंदर बता रखा है। तो ये क्वेश्चन का वीडियो देखने से पहले मेरी स्टूडेंट से यही राय है, यही एडवाइस है कि अगर उन्होंने वीडियो नंबर 3 नहीं देखा तो पहले सबसे पहले वो वीडियो नंबर 3 को देखें, तब इस क्वेश्चन का वीडियो देखें। उनको बहुत आसानी होगी समझने में और उनको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। तो यही एडवाइस है, वीडियो नंबर 3 जरूर देखें। जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस कैसे करते हैं सॉल्व, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, एंड देवन वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। वसुधा और देवन दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 है। ठीक है जी। द फर्म वर डिजोल्व ऑन 31 मार्च 2019, और फर्म की डिजोल्व हो गई है 31 मार्च 2019 को। आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स, यानी कि हमने असेट्स को ट्रांसफ़र कर चुका है, अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स का ट्रांसफ़र हो चुका है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र हो चुका है कैश को छोड़कर। द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, और ये ट्रांजेक्शन हमने करनी है। तो कौन कौन सी हमें ट्रांजैक्शन टुक प्लेस करनी है, कौन कौन सी जनरल एंट्री करनी है, हम देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। एंट्री नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹60,000, इन्वेस्टमेंट जो कि 60,000 रुपये थी, सोल्ड इन द ओपन मार्केट ₹63,000, और उसे ओपन मार्केट में 63,000 का बेच दिया। और हमने एक कमीशन भी 700 रुपये का पेड किया टू द ब्रोकर, और 700 रुपये हमने कमीशन भी हमने ब्रोकर को दी। तो पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री, क्रेडिटर वर्थ ₹65,000, एक क्रेडिटर 65,000 कहते हैं, वर सेटल्ड बाय हैंडलिंग द एंटायर स्टॉक, उन्होंने स्टॉक पूरा ले लिया। क्रेडिटर थे, उन्होंने पूरा स्टॉक ले लिया और तब भी उनकी पेमेंट नहीं हो पाई तो उनको 23,000 रुपये का एक चेक दिया, 23,000 का हमने एक चेक दिया। ठीक है जी। दूसरी एंट्री भी आ गई हमें समझ। तीसरी एंट्री क्या कह रहा है, देयर वाज ए ओल्ड फर्नीचर, एक फर्नीचर था विच हैज़ बीन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, और जो कि वो रिटर्न ऑफ हो चुका था, यानी कि हम उसको कब कूड़े कबाड़ में डाल चुके थे उसको। फ्रॉम द बुक ऑफ द फर्म, फर्म से भी रिटर्न ऑफ कर चुके थे उसको, ठीक है ना। इट वॉज टेकन बाय द वसुधा, और उसको वसुधा ने ले लिया 2,000 रुपये में। चलिए तीसरी एंट्री भी समझ आ गई हमें। एंट्री नंबर 4, देवान अंडर टुक टू पे मिसिस दीवान लोन ऑफ ₹45,000 तो देवन ने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन यानी मिसेस दीवान का लोन 45,000 रुपये में अपना पेड कर दूंगा, ये कैपिटल मेरे में डाल दो, ठीक है ना। उन्होंने इसकी बात की जिम्मेदारी ले ली। पांचवी एंट्री, दीवान वाज अपॉइंटेड टू टुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ ₹7,000। दीवान को ये कहा गया कि वो जितना भी प्रोसेस है डिसोल्यूशन का वो देखेगा और इसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी, यानी कि सैलरी दी जाएगी, प्राश्रमिक दिया जाएगा इसका, ठीक है जी, जो कि ही एग्रीड हो जाता है इसके लिए, टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और सारे खर्चे मेरे माने जाएंगे। दीवान कहते हैं सारे खर्चे मैं भरूंगा, मुझे केवल 7,000 रुपये दे देना। लेकिन क्या हुआ जी, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द दीवान वर ₹11,000, लेकिन सारे खर्चे जो हैं वो 11,000 रुपये के हुए।
विच वर पेड बाय द फर्म, और ये खर्चा हालांकि फर्म ने पेड करा है, दीवान के, लेकिन फर्म ने पेड करा। चलिए इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹9,000, और रियलाइजेशन लॉस हुआ 9,000 रुपये का। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करोगे? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। तो जनरल एंट्री कीजिए। तो बच्चों मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि जो जनरल एंट्री करने का मैंने बिल्कुल आसान तरीका समझाया है कि लेजर बनाकर, ठीक है जी, लेजर बनाकर जनरल एंट्री कैसे करते हैं। एक तो सिंपल रूल होता है कि याद रखें कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है ट्रांजैक्शन के अंदर, क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री करें। लेकिन मैंने पीछे वीडियो नंबर 3 में बताया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जनरल एंट्री कैसे की जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जनरल एंट्री लेजर बनाकर, ट्रांजैक्शन से पहले लेजर में देख लो कि लेजर के अंदर क्या पोस्टिंग होगी, किस लेजर में, कौन से अकाउंट में उसकी पोस्टिंग होगी, और उसके बेस के ऊपर उसको जनरल एंट्री कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप जरूर वीडियो नंबर 3 को भी जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। चलिए इसका सोल्यूशन की ओर चलते हैं। पहली एंट्री क्या थी बच्चों? पहले एंट्री थी हमारे पास इन्वेस्टमेंट। तो एक एक एंट्री को लेंगे, जनरल एंट्री की एक एक एंट्रीज को लेंगे और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहली एंट्री क्या थी हमारे पास की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹60,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये की थी, उसको वर्थ सोल्ड, उसको बेच दिया गया इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में बेचा गया, और कितने का बेचा गया? 63,000 का। कितने का? 63,000, विच इज ए कमीशन ऑफ ₹700 वाज पेड फॉर द ब्रोकर, और ब्रोकर को 700 रुपये कमीशन भी दी गई। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास 60,000 की चीज़ हमने 63 में बेची, लेकिन हमें 63 नहीं मिलेंगे। जब भी हम ब्रोकर को बेचते हैं तो यानी हमने 63 हमें वो नहीं देगा, ब्रोकर को हम हैंड टू हैंड तभी दे देंगे। यानी कि मान लीजिए कि फर्म को कितने मिले? 63,000, लेकिन वो 60,000 में से क्या करेगा? 700 ब्रोकर को दे देगा। 700 क्या दे देगा? ब्रोकर को दे देगा। तो बचेंगे कितने हमारे पास? 0 0 10 में 7 के 3, 62,300। तो 62,300 बचेंगे। यानी कि एक तरीके से ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये की थी, जो 60,000 रुपये की थी वो 62,300 में बिकी। आप खुद समझदार हो, मार्केट में आपके पास कोई 60,000 रुपये की चीज़ है और कोई आदमी उसके 63,000 रुपये दे रहा है, लेकिन 700 रुपये आपका खर्चा भी हो रहा है, आपको तभी के तभी देने भी पड़ रहे हैं। तो आप 63,000 रुपये 63,000 नहीं बोलोगे, उसको 62,300 ही बोलोगे कि हमने 62,300 रुपये का हमारा माल बिका है, क्योंकि हमारी जेब में तो 62,300 रुपये हैं। तो इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 700 जो है वो 63,000 में से लेस हो जाएंगे और 62,300 आएंगे, और 62,300 ही नेट इफेक्ट हुआ और इसी की एंट्री होगी। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जब हम किसी भी असेट्स को बेचते हैं तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। किस साइड आती है? क्रेडिट साइड आती है, ठीक है जी। और आपको बताया है कि लेजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, लेजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम जनरल एंट्री करते हैं, यानी कि आप इसको जनरल एंट्री बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाना चाहेंगे? यानी कि जो क्रेडिट में होती है वो ऊपर हो जाती है, ऊपर मतलब कि डेबिट में हो जाती है। पिछला वीडियो जरूर देखें, मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, वीडियो नंबर 3 जरूर देखें, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों कि बैंक अकाउंट क्रेडिट में है तो ऊपर हो जाएगा बैंक अकाउंट, और नीचे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट में हमने इसको पोस्टिंग करा है वो नीचे आ जाएगा। तो यानी कि नीचे आ जाएगा, नीचे का मतलब यानी कि क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये मैंने जनरल एंट्री यहाँ पे कर भी दी है। दोबारा देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 62,300, 62,300। दोबारा बता देता हूँ, बैंक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट में हुआ है, क्रेडिट मतलब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे यानी कि डेबिट में लिखेंगे, और ठीक है जी क्रेडिट, ठीक है। और जिस अकाउंट में ये पोस्टिंग हो रही है उस अकाउंट को नीचे लिखेंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट को नीचे लिखेंगे यानी कि क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए एंट्री नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं कि क्रेडिटर वर्थ ₹65,000, क्रेडिटर जो कि 65,000 रुपये के थे, वर्थ सेटल बाय द हैंडलिंग एंटायर स्टॉक, और उन्होंने हैंडलिंग कर ली सारे स्टॉक। भाई 65,000 रुपये थे, क्रेडिटर कह रहे भैया हमें पैसे मत दे, स्टॉक दे दे, स्टॉक ले ले। उसके बाद भी उनके पास पैसे पूरे नहीं हुए, और तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे दो बाकी, तो उन्होंने कहा पेमेंट कर दी हमने 23,000 रुपये की। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंट्री कैसे करेंगे। क्रेडिटर की पेमेंट इधर आती है और असेट्स बेचते हैं तो इधर आती है। देखो स्टूडेंट, ये है 65,000, क्रेडिटर है 65,000, क्रेडिटर की पेमेंट यहाँ पे होती है। तो क्रेडिटर की पेमेंट हमने करी तो यहाँ पे क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, और उनको स्टॉक दे दिया। कितने का स्टॉक दिया? बाकी जो बचा यानी कि बाकी का स्टॉक दे दिया 42,000 का, ठीक है जी। तो ये हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। और इधर क्या करा कि हमने क्या करा कि इधर हमने स्टॉक बेचा, तो बाय स्टॉक और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रेडिटर,
क्रेडिटर को दिया 42,000 का। तो स्टूडेंट यहाँ तो हम ये दोनों तरफ एंट्री करें। इधर दिखना है बाय स्टॉक, क्योंकि स्टॉक को बेचा है और बेचा है किसको बेचा है, क्रेडिटर को बेचा है 42,000 का। और इधर दिखाएं टू स्टॉक और ब्रैकेट में लिख दें क्रेडिटर, यहाँ टू क्रेडिटर लिख दें या स्टॉक लिख दें, 42,000 की पेमेंट करिए। यानी कि ये 42,000 की एंट्री दोनों तरफ दिखाएं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड भी दिखाएं और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड भी दिखाएं। लेकिन ये एक ही अमाउंट क्रेडिट भी हो रहा है और एक ही अमाउंट डेबिट भी हो रहा है। तो हम इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि अगर सेम अमाउंट क्रेडिट और डेबिट हो रहा है तो दोनों एंट्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये अगर एक ही अमाउंट और एक ही ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी हो रही है एक ही अमाउंट से और डेबिट भी हो रही है तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी। तो यानी कि नेट इफेक्ट ये बढ़ा कि हमने क्रेडिटर को 23,000 दिए, बस ये बढ़ा। दोबारा बता देता हूं मैंने, क्रेडिटर 65,000 की अगर उनकी पेमेंट करते हैं तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे उसको, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट और टू स्टॉक करके। और ठीक है जी, और इधर स्टॉक बेचा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखलाएंगे बाय स्टॉक और ब्रैकेट में क्रेडिटर या बाय क्रेडिटर ब्रैकेट में स्टॉक करके 42,000। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 42,000 डेबिट भी हो रहे हैं और 42,000 क्रेडिट भी हो रहे हैं। एक ही अमाउंट जो है वो डेबिट भी हो रहा है और वो क्रेडिट भी हो रहा है एक ही ट्रांजैक्शन से। तो जनरल एंट्री यहाँ तो दोनों की जाए, ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि दोनों की करें हम। जो एक ही ट्रांजैक्शन का डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इफेक्ट बढ़ेगा केवल टू बैंक अकाउंट 23,000। तो इस पूरी एंट्री का इफेक्ट ये हो जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। तो हमारे पास लेजर कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि जो डेबिट में आता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं। उसको कहाँ लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं। और जिस अकाउंट में लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि मैं लेजर कंसेप्ट से जनरल एंट्री समझा रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट रूल से नहीं समझा रहा हूँ। लेजर कंसेप्ट हमेशा कंफ्यूजिंग नहीं होता, ये बिल्कुल इजी मेथड होता है बच्चों। डेबिट और क्रेडिट रूल कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर जिस बच्चे ने ये लेजर कंसेप्ट को समझना है तो मेरा वीडियो नंबर 3 देखें, हाउ टू मेक जनरल एंट्री इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। देयर वाज ओल्ड फर्नीचर, वहाँ पर एक ओल्ड फर्नीचर भी था विच हैड बीन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, जो कि कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो गया था। एक पुराना फर्नीचर पड़ा था जो कि बिल्कुल हम भूल चुके थे, ऐसा कूड़ा कबाड़ डाल दिया था, साइड में रखा हुआ था वो फर्नीचर। लेकिन फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अब उसका क्या करें, उसको तो सोचेंगे कि मार्केट में बेच दें। तो इसको टेकन ओवर द वसुधा मतलब कि जो पार्टनर थी ने कहा भैया ये मेरे घर के अंदर यूज़ हो जाएगा, मैं अपना यूज़ कर लूँगी, ये मुझे 2,000 रुपये मुझसे ले लेना, मैं दे दूँगी। अच्छा जी। तो एक तरीके से अनरिकॉर्डेड असेट्स है, ठीक है नहीं, क्योंकि फर्म में ये क्या हो चुका था, रिटर्न ऑफ हो चुका था। तो ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, ये रिटर्न ऑफ हो गया था। तो ये अगर रिटर्न ऑफ हो गया था तो अब इसकी जनरल एंट्री करने से पहले देखेंगे कि लेजर के अंदर कहाँ पोस्टिंग होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर होगी है। और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय वसुधा कैपिटल और 2,000 लिखेंगे। तो अब हमें जनरल एंट्री भी पता लग गई। तो हमें पता ही लग गई कि जो चीज़ क्रेडिट में लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि डेबिट में लिखते हैं जनरल एंट्री में, और जिस अकाउंट में करते हैं यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में कर रहे हैं तो इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है जी। तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास। जनरल एंट्री मैंने नीचे कर भी रखी है, वसुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। फोर्थ एंट्री, दीवान अंडरटुक टू पे मिसिस दीवान लोन ऑफ ₹45,000। दीवान जो कि पार्टनर था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मिसिस दीवान ने लोन दे रखा है जो 45,000 रुपये का, वो पेमेंट मैं अपने आप ही कर दूंगा, यानी कि ये अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, यानी कि ये अमाउंट मुझे दे दो, यानी मेरे अकाउंट में डाल दो, यानी मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो यानी कि ये एंट्री को या तो कैपिटल अकाउंट से करो या रियलाइजेशन अकाउंट बना कर दो। चलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर करा है, क्योंकि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पे एंट्री आएगी, ये लायबिलिटीज़ की पेमेंट हुई है। तो लायबिलिटीज़ की पेमेंट हुई है तो यानी कि वो आएगी डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। जनरल एंट्री में ये इस तरह आएगी, टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट 45,000। जब भी हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड आती है। तो जनरल एंट्री हमें पता है जो चीज़ डेबिट में आती है, ठीक है जी, उसको हम नीचे लिखते हैं। नीचे मतलब क्रेडिट में, उल्टी बात हो जाती है ना, और जिस अकाउंट में हो रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं यानी कि डेबिट में। तो जनरल एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल अकाउंट। दोबारा बताता हूँ, ठीक है जी। जो आइटम हमने डेबिट में लिखी है यानी कि उसको हम नीचे लिखेंगे लेजर कंसेप्ट के अनुसार, उसे नीचे लिखेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट जिस अकाउंट में करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल अकाउंट। चलिए 5th एंट्री की ओर चलते हैं। Dewan was appointed to look after the process of dissolution of which he was allowed a remuneration of ₹7,000। दीवान जो कि पार्टनर था उसने कहा कि मैं जितना भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो सब मैं देख लूँगा, चिंता मत करो मैं देख लूँगा, सारा हिसाब किताब मैं देखूँगा। He was allowed a remuneration मतलब प्राश्रमिक यानी कि सैलरी, मुझे 7,000 रुपये मैं इसके लिए ले लूँगा, 7,000 रुपये लूँगा, तो ये फर्म का खर्चा है 7,000 रुपये, ठीक है जी। ही एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और कहता भाई जो खर्चे होंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी तरफ से मेरा माना जाएगा वो खर्चा। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय दीवान वर ₹11,000, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस जो कि वास्तविक खर्चे थे वो 11,000 रुपये के थे। तो 11,000 रुपये के वास्तविक खर्चे हुए विच वर पेड बाय द फर्म, वो फर्म ने पेड करे, यानी कि इसका मतलब फर्म ने जरूर पेड करे लेकिन माने जाएंगे किसके, दीवान के ही माने जाएंगे, ये ध्यान रखना। हालांकि फर्म ने पेड करें लेकिन वो दीवान के माने जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि दीवान को 7,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके 11,000 रुपये उससे ले जाएंगे, यानी 7,000 रुपये उसके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे और 11,000 रुपये उसके खाते में डेबिट किए जाएंगे। तो ये खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर भी हो सकता था। चलिए, लेकिन ये एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में भी आती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर भी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो रियलाइजेशन अकाउंट की ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है यानी कमीशन है, ये पूरा खर्चा तो 7,000 ही है, तो लिखेंगे टू दीवान कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है जी। तो डेबिट साइड लिखेंगे तो रूल क्या कहता है कि जो चीज़ डेबिट में लिखते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जिस अकाउंट में लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहली एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल अकाउंट 7,000। दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। 7,000 रुपये उसने कहा था कि मुझे 7,000 रुपये दो, फर्म का खर्चा तो 7,000 रुपये ही है, इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी, ठीक है जी। और रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट में जाएगी, तो जनरल एंट्री के लिए ये नीचे आएगा यानी कि क्रेडिट में होगा, और जिस अकाउंट में लिख रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे यानी कि डेबिट में लिखेंगे, ठीक है जी। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। आगे समझ। अब बच्चों क्या होता है कि अब 11,000 रुपये उसने कहा था कि खर्चा होता 11,000 रुपये, तो और वो फर्म ने पेड करे थे, तो इसका मतलब ये है कि दीवान की कैपिटल को हमें डेबिट भी करना पड़ेगा। कैपिटल को डेबिट क्यों करना पड़ेगा दीवान की कैपिटल को, क्योंकि 11,000 रुपये एक तरीके से उसने देने थे लेकिन फर्म ने दिए, यानी कि उसके खाते में से कम करने पड़ेंगे, यानी एक तरीके से उसकी ड्रैंक्स मानी जाएगी, दीवान की ड्रैंक्स मानी जाएगी। फर्म ने पेड करेंगे 11,000 रुपये, समझो इस चीज़ को, फर्म ने पेड करेंगे 11,000 रुपये लेकिन है दीवान के, तो भाई वो दीवान की खाते में से कम कर देगा 11,000 रुपये, ठीक है। तो यानी कि डेबिट साइड आएगी जनरल, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 11,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो लेजर कंसेप्ट के अनुसार जो डेबिट में आती है उसको उसको नीचे लिखते हैं, उसे नीचे लिखते हैं, और जिस अकाउंट में लिखते हैं उसे ऊपर। दोबारा बता रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट डेबिट में आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिस अकाउंट में लिख रहे हैं उसे ऊपर लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस पार्टनर की बात कर रहे हैं हम, दीवान की, तो दीवान कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, दीवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दीवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये जनरल एंट्री हमने यहाँ पे करी है दीवान कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री इस ट्रांजेक्शन की हो गई। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलें। लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹9,000, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि रियलाइजेशन लॉस 9,000 रुपये है, यानी कि फर्म को 9,000 रुपये का लॉस हो गया। तो बच्चों ये लॉस हो गया, तो आपको पता है कि पहले ये लॉस जो है वो हमारे पास कहाँ आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, लेकिन ये लॉस जो है वसुधा और देवन दोनों का है। तो क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था कि वसुधा और देवन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है, तो यानी इस लॉस को भी 2:3 रेशो में बांटेंगे, यानी 2/5 और 3/5। तो वसुधा का कितना हो जाएगा, पहले वसुधा का देख लेते हैं, 9,000 का 2/5, तो 5 से जाएगा ये 1,800 आएगा, और 1,800 को 2 से करेंगे तो 3,600 आएगा, यानी वसुधा का लॉस है वो 3,600 रुपये माना जाएगा। इसी तरीके से देवन का देख लेते हैं, देवन का भी देख लेते हैं, 9,000 का 3/5, तो 5 से जाएगा तो 1,800 आएगा, और 1,800 को 3 से करेंगे तो 5,400 आएगा। तो देवन का लॉस जो है 5,400 माना जाएगा, वसुधा का 3,600 और देवन का 5,400, ठीक है जी। ये दोनों एंट्री जो है यहाँ पे हमने लिख भी दी हैं, और ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी।
तो लेजर कंसेप्ट हमें क्या कहता है, लेजर कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जो चीज़ क्रेडिट में आती है उसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर मतलब डेबिट करते हैं, डेबिट, और जिस अकाउंट में लिखते हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, नीचे मतलब क्रेडिट। तो यानी ये डेबिट में होगा और ये क्रेडिट में होगा। तो जनरल एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हमारे पास हो जाएगी वसुधास कैपिटल अकाउंट, देवांश कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। और ये एंट्री हमने यहाँ पे भी करी है, वसुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600 रुपये, देवान कैपिटल अकाउंट 5400 रुपये, टू रियलाइजेशन अकाउंट 9000 रुपये। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको बच्चों ये लेजर कंसेप्ट। जो चीज़ क्रेडिट में होती है उसको ऊपर और जिसे अकाउंट में लिखते हैं उसको नीचे। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छी तरह ये CBSE 2020 का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर पसंद आ रहा है, अगर मेरी आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो बच्चों आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। अगर कुछ कमी नज़र आती है तो बच्चों कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट भी वेलकम है। बाकी थैंक यू वेरी मच।